गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रपति विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भारत का राष्ट्रपति में भारत की संपूर्ण शक्तियां विद्यमान होती है। पूरे विश्व में इस संदर्भ में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। एक है संसदीय कार्यपालिका और दूसरी है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है, अर्थात जिस देश में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया जाता है वहाँ पर कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र का पदाधिकारी होता है, जैसा कि भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन इत्यादि देशों में ये देखने को मिलता है। दूसरी व्यवस्था है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में लागू है। अतः अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक राष्ट्रपति होता है। भारत में संपूर्ण भारत की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उनका उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्थाओं में दोहरी कार्यपालिकाएं पाई जाती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री। दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में विद्यमान है, वहाँ कार्यपालिका का एक ही रूप प्रचलित है, वो है वास्तविक कार्यपालिका। वहाँ पर प्रधानमंत्री नामक कोई पद नहीं होता। भारत के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आर्टिकल 53 कहता है। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग वास्तव में प्रधानमंत्री करता है। आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वे योग्यताएं जिनके लिए आवेदन कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। पहली ये विशेषता है वह भारत का नागरिक हो। सेकंड योग्यता, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। थर्ड, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी, राष्ट्रीय राज्य सरकारों के अधीन, राष्ट्रीय या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। और अंतिम विशेषता है, योग्यता है, संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो उसे पहले संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यहाँ ये स्पष्ट है कि चुनावी भीड़ को कम करने के लिए जमानत राशि भी रखी जाती है, जिसके कारण कम से कम व्यक्ति चुनाव में भाग लें।
जब भी कोई प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना आवेदन भरता है, उसके लिए आवश्यक है कि उसके 50 सांसद प्रस्तावित और 50 सांसद अनुमोदक होना चाहिए। अर्थात इस हिसाब से जब लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो 5 से अधिक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि एक आवेदक के लिए 100 सांसदों का होना आवश्यक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और ये जो अनुमोदक, ये प्रस्तावक किसी का करते हैं तो वो दूसरे आवेदक का नहीं कर सकते। अब आता है इसका कार्यकाल। आर्टिकल 56, भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 के अंतर्गत भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के बाद उसका कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस बीच यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे या महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए, ऐसी स्थिति में पद से रिक्त होने की तिथि से किसी भी दशा में 6 माह के अंतर्गत यह पद भरा जाना चाहिए। अर्थात यह पद खाली नहीं रहेगा। भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी ही बार बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति एक ही बार बनने के बाद मैक्सिमम 2 बार वह रह सकता है, उससे ज़्यादा वह राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। अब इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके केवल निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेट सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। दूसरा, राज्य की विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधान मंडलों में कई जगह, जैसे राजस्थान में केवल लोकसभा है, कई स्टेट में राज्यसभा अर्थात विधानसभा और विधान परिषद भी होती है। राजस्थान में केवल विधानसभा है जिसमें 200 मेंबर हैं, और इनमें जो निर्वाचित है जनता के द्वारा वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे हुआ। भारत की संपूर्ण जनता यथार्थ नागरिक जो 21 वर्ष या उससे अधिक है, जिनको मताधिकार देने का अधिकार है, वह भारत के सांसदों का निर्वाचन करते हैं और विधायकों का चुनाव करते हैं, और ये सब मिलकर निर्वाचित विधायक और सांसद मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए अंततोगत्वा यह भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाचन पद्धति एवं उसके मतों का मुद्दा निर्धारण एक सूत्र द्वारा किया जाता है, न्यूनतम कोटा।
न्यूनतम कोटा से तात्पर्य है दिए गए मतों की संख्या +1 बटा निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या +1। इनको डिवाइड करने के बाद जिसको न्यूनतम मत प्राप्त होते हैं वो आगे की प्रक्रिया में जाता है। ये व्यवस्था भारत में इसलिए की गई जिससे मतदाताओं के स्पष्ट बहुमत का समर्थन व्यक्ति को प्राप्त हो और वही राष्ट्रपति बने। ऐसा ना हो कि बहुत कम वोट पाकर राष्ट्रपति बन जाए। न्यूनतम कोटा निर्धारित होता है, इतने वोट उसको लाने हैं, वही राष्ट्रपति बन सकता है क्योंकि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के सदस्यों के मतों में एकरूपता तथा सभी राज्यों एवं संघ के मतदाताओं के मतों में समानता लाने के लिए संसद सदस्य व राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य के मतों के मूल्य के निर्धारण की एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है। क्योंकि ये भी एक विशेष व्यवस्था है जिसमें क्योंकि सांसद एक बड़े एरिया से होता है और उस एरिया में लगभग 4 या 5 या 6 विधायक होते हैं, तो इस निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत सांसद के मत का वैल्यू अधिक होता है बनिस्बत विधायक के मत के मूल्य से। विधानसभा के मत का मूल्य है निकालने का सूत्र है उस राज्य की जनसंख्या बटा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागचिन्ह 100, और इसका जो आता है वह एक विधानसभा यानी एमएलए के मत का मूल्य कहलाता है। दूसरी ओर संसद सदस्य का मूल्य, एक सांसद के सदस्य का एक मत का मूल्य निकालने का सूत्र है सब राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या, भारत के पूरे राज्यों के जितने भी विधायक हैं उनको जितने भी मत प्राप्त हुए उन मतों की संख्या बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और इसका जो आंकड़ा आता है, जो मत का वैल्यू आती है, वो एक सांसद के मत का वैल्यू होती है। इस प्रकार निर्धारित मतों के मूल्यों के आधार पर दिए गए मतों की गणना की जाती है और प्रथम वरीयता के मतों की गणना में प्रत्याशी को निर्वाचित होने के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं होते तो द्वितीय वरीयता को मतों की गणना की जाती है। अर्थात यहाँ मतों में प्राथमिकता दी जाती है। प्रथम, सेकंड, थर्ड जितने प्रत्याशी निर्वाचन में खड़े होते हैं, अगर प्रथम वरीयता में किसी कैंडिडेट को, आवेदक को, प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि नहीं तो दूसरी वरीयता का ध्यान दिया जाता है। फिर भी ना हो तो तीसरी वरीयता। इस प्रकार इस निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट, सेकंड चरण।